हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का चैप्टर रहेगा कृषि से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि पर संलग्न है? तो यह है 52.7%। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि पर कार्य में संलग्न है? यह है 54%। वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? यह है 14.1%। 1950 और 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? यह था 55.40%। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत कृषि पर शोध पर व्यय किया जाता है? यह किया जाता है 0.3%। देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पादन से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? 12.4%। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कितना है? 122 मीटर हेक्टेयर। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? यह किया गया था 1970 ईस्वी में। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों की सम्मिलित किया जाता है? 1 हेक्टेयर तक। भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है? 65%। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोते खेतों का औसत आकार घटकर रह गया है 1.55 हेक्टेयर। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? यह किया गया था राज्य समिति के द्वारा। भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? पहला कारण है उत्तराधिकार का नियम और दूसरा भूस्वामित्व का ललक। भारत में कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 1/3 भाग। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? यह है नहर। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 45%। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर आधारित है? 55%। भारत का कुल कृषि क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर जिसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है? 36% पर। भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित होता है? यह होता है 36%। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? यह है कुआं और नलकूप। भारत में सिंचाई के स्रोतों का बृहत, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारित का आधार क्या है? यह है कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। लघु सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार कितना है? यह है 2000 हेक्टेयर सिंचाई का विस्तार। भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उद्योग उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? लघु सिंचाई परियोजना का। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? 114 मीटर हेक्टेयर को। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP का मौलिक उद्देश्य क्या है? भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। भारतीय कृषि में सिंचाई की 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है, इसका कारण में कौन सा असत्य है? इसका कारण है
सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूर्ण नहीं हो पाता है। जल के वितरण हेतु नलिकाओं का निर्माण एवं भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं होता है। कृषक सिंचाई सुविधाओं का सदुपयोग के प्रति जागरूकता नहीं होते। अधिकांशतः आवश्यकता के अनुसार जल उपलब्ध नहीं होता है। 1, 2, 3, 4 और सभी असत्य हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर का उपमा प्रदान किया है? यह किया गया था विशालकाय नदी घाटी परियोजना का। कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को वृहद सिंचाई परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 10 हेक्टेयर से अधिक तक। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? यह करता है केरल राज्य में। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक फसल रही है? गेहूं और चावल का। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? गेहूं पर। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? मोटा अनाज और दलहन का। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन अपरिवर्तित रहा है। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन घट गया है। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1966 ईस्वी में। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला है? यह मिला है दलहन में। निम्न में से कौन हरित क्रांति का परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? मोटे अनाजों का अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादक को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है? HYVP। प्रो नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है? उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों को उपयोग की मुक्ति बताई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यह माना जाता है MS स्वामीनाथन को। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था? 1960 से 61 ईस्वी में। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP का आरंभ किया गया था 1964 से 65 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 ईस्वी में के बीच किया गया था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1970 ईस्वी में। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने का उद्देश्य सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDA कब चलाया गया था? 1964 से 65 के बीच में। भारत में दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा 50, 46 और 4% है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर B कुरियन को। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धि कितनी है? यह है 290 किलोग्राम। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्ध कहाँ है? यह है हरियाणा में। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? 800 ग्राम। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मत्स्य पालन से। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान रहा है? यह है दूसरा स्थान। एशियाई मत्स्य उत्पादन देशों में भारत का स्थान कैमा है? दूसरा स्थान। एशियाई मत्स्य उत्पादन देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? नाइट्रोजन की। किस प्रकार की उर्वरक में पूर्ति के लिए भारत में पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? पेट्रिशक में। कुल उर्वरकों के उपयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान तीसरा है। विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है? चीन में। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। भारत में मिट्टी में 2 तत्वों की कमी उर्वरकों की
उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है? यह दो तत्व कौन है? फास्फोरस और नाइट्रोजन। भारत में उर्वरक का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण क्या है? कृषकों की निर्धनता, कृषकों को अज्ञानता और अपर्याप्त और अनियमित जल आपूर्ति, इनमें से सभी। देश में उर्वरकों का उपयोग बढ़कर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना, उर्वरकों को वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, इनमें से सभी। उर्वरकों को प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन है? पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी होती है? 141.30 kg। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद में पूरा करता है? 94%। भारत फास्फेटिक उर्वरक में अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन में पूरा करता है? 82%। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न हिस्सों नाइट्रोजनी, फास्फोरस तथा पोटैशियम NPK का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। भारत के लिए यह मानक अनुपात माना गया है 4:2:1 में। भारत में नाइट्रोजनी, फास्फोरस और पोटैशियम उर्वरकों की खपत का अनुपात कितना है? 4.3, 2.0 और 1.0। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक राज्य में। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गन्ना और चीनी उत्पादन, इनमें से सभी में। दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। भारत में किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। मूंगफली उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य गुजरात है। चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। दलहन उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? केरल। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? यह है आंध्र प्रदेश। प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने कहाँ होता है? केरल में। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है? यह है तिलहन में। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान 6वां है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो यह है चावल। भारत में सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है? तो तिलहन का। चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश श्रीलंका है। विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ब्राज़ील में। विश्व में नारियल उत्पादक देश का स्थान 3रा है। विश्व के चाय निर्यातक देश में भारत का स्थान 3रा है। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। बीटी बीज का संबंध किससे है? कपास से। विश्व में रेशम उत्पादन अग्रणी राज्य चीन है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? गन्ना।
कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चीन। विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत का। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। गेहूं निर्यात के मामले में भारत में विश्व का स्थान छठा है। भारत का प्रमुख आयातक कौन है? दलहन और तेलहन यानी दोनों। भारत में अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? 20%। भारत अपने कुल घरेलू कॉफी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? लगभग 70%। विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? थाईलैंड का। प्राकृतिक रबड़ के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? 97%। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन उपभोक्ता राष्ट्र चीन है। भारत में अधिकतम चावल कृषि योग्य घेरने वाली फसल क्या है? यह है चावल। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र ब्राजील है। अंडा उत्पादन में विश्व का सबसे प्रथम 3 अग्रणी राज्य है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तीसरा है। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन देश अफगानिस्तान है। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? चावल के अंतर्गत। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। भारत में किस फसल की कृषि अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आम का। भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। आलू अनुसंधान दिशा में भारत में सर्वप्रथम 1949 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसंधान स्थापना की गई थी। इसे किस वर्ष शिमला स्थानांतरित किया गया? 1956 ईस्वी में। भारत ने किसके उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? खाद्यान्न में। भारत में रबड़ का प्रति हेक्टेयर उपज कितना है? 1143 केजी। भारत में प्राकृतिक रबड़ की मांग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पाद को पूरा किया जाता है? 90% से अधिक। भारत के कितने प्रतिशत भूमि वन का विस्तार है? 21.05%। भारत में कुल वन आधारित कितना है? 69227 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल वन आच्छादित कितना है? 23.81%। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा कितने वर्षों के अंतर्गत देश में वनों पर स्थित रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? 2 वर्ष पर। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश के वन क्षेत्रों की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र क्या है? हरियाणा। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मिजोरम में। किन शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किन शासित प्रदेशों की न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? लक्षद्वीप में। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक वन पाए जाते हैं नीलगिरी के पहाड़ियों में। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा राज्य है नागालैंड। समर्थन मूल्य का अर्थ क्या है? तो न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देता है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग पर। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का स्थित कहाँ है? नई दिल्ली में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। जनजातीय लोगों को शोषण करने वाले निजी व्यापारियों को छुटकारा दिलाने और उनके तैयार की गई वस्तुओं को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से TRIFAD की स्थापना 1987 में की गई थी। एक मार्ग क्या है? तो खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता अवशासन मोहर है। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से है।
वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत स्थानीय स्रोतों से उपलब्ध कराए जाते हैं? 65%। खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कितने अवधि हेतु अल्पकालीन ऋण दिया जाता है? 15 माह से कम के लिए। मध्यकालीन कृषि ऋण अवधि होती है 15 माह से 5 वर्ष तक। दीर्घकालीन कृषि ऋण किस अवधि के लिए प्रदत्त किया जाता है? 5 वर्ष से अधिक। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सरकारी बैंकों से प्राप्त ऋण का सुदृढ़ बनाने के लिए उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड की योजना 1998 से 99 के बीच किया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था जनवरी 1904 ईस्वी में। भारतीय किसान आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। किसान हॉल सेंटर तथा कृषि चैनल पर शुभारंभ किया गया था जनवरी 2004 में। किसान हॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? कृषि संबंधित सहकारी सेवा उपलब्ध कराने के लिए। किसान हॉल सेंटर कौन सा नंबर डायल करने से कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त किया जाता है? 1551 को डायल करने से। नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया था? इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में। भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत थी? चावल की। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तोरिया सरसों उत्पादन तेल से। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न सब्जी एवं फलों को सड़ने से बचाने के लिए। बहुप्रतीक्षित नई राष्ट्रीय कृषि नीति के केंद्र सरकार ने अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है? 4%। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1985 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू किया गया था 1999 से 2000 ईस्वी के बीच। किस राज्य में द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है? GIC के द्वारा। भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? RLEGP। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? यह था दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा किस्म गेहूं की HY भी नहीं है? यह नहीं है रत्ना। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है जयपुर में। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक अवधि को कहते हैं खरीफ फसल का मौसम। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1998 ईस्वी में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पत्तन नगर में किया गया था। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? गेहूं से। भारत में नीचे दिए गए खदानों का उनके प्रतिपादन मिलियन टन में हर्षवाहन क्रम कौन है? चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें। सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करें। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन नीली क्रांति। उर्वरक भूरी क्रांति। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सर्वाधिक खरीदी नीति सुनिश्चित की जाती है। यह किया जाता है कृषि मूल्यों की स्थिरता पर, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य पर, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण पर, 1, 2 और 3 सभी पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक क्या है? कृषि लागत एवं मूल्यों का आयोग। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकांश अंशदान करता है उत्तर प्रदेश।
किस प्रकार के उत्पादकों के लिए CACP का न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? यह करता है कृषि उत्पाद। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र का स्थान विश्व में प्रथम है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? यह नहीं किया जाता है दाल को। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 20 है। फसलोत्पादक में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है। उर्वरक मात्रा के बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों को प्रयोग द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश का। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, इनमें से सभी से। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं काला बाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने पर रोक लगाना, उपयुक्त सभी से। निम्न राज्यों में को छोड़कर सभी कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक है। यह है सिक्किम के छोड़कर। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायदे मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है? मूंग और उड़द। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक दलहन का है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक भारत प्रथम स्थान पर है। भारत में किन राज्यों को गन्ना सर्वाधिक ज़्यादा पैदा होता है? बिहार और उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे उत्पादक नहीं करता है? चावल में। दुग्ध अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है? भारत, USA, चीन, रूस। मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य केरल है। स्वनिर्मित क्रांति की संबंधित है उद्यान कृषि से। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिक किस कारण से संभावित नहीं है? छोटे जोत क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तेलहन। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में फसल बीमा योजना 1985 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 ईस्वी में शुरू किया गया था। नील क्रांति का संबंध सरसों उत्पादन से है। 1, 2, 3 सही है जबकि 4 गलत है। एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया था? 1937 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी अवस्थित है हैदराबाद में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना कार्यक्रम कब लागू किया गया था? यह किया गया था हरियाणा राज्य में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान अवस्थित है झांसी उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों को आसानी से पहुंचाने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया है? भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। राष्ट्रीय विशेष कृषि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? निर्यात योग्य कृषि उत्पादन से। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। IR-20 किस चीज़ से अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? चावल की।
विगत एक दशक में भारत किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल भूमि लगभग एक जैसी बन रही है? चावल की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य देश का चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। यह फसल कौन सा है? केवल चावल, गेहूं एवं दलहन। डैश के बाद अवधि के दौरान खदानों में विशेषतः गेहूं उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। 1966 ईस्वी में। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं है। यह विशेषताएं हैं उपयुक्त गुजरात की। कथन: भारत में दालों की कमी परंतु प्रोटीन की नहीं। दालों की मांग वरीयता है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादक अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? बासमती चावल से। निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? चावल। कथन ए, भारत की शुष्क पेटी अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। कारण आर, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। तो आर ए दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। HYV कार्यक्रम भारत में कहाँ किया गया था? नवी कृषि नीति के द्वारा।